तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं IELTS 9 हिंदी से हूँ। ठीक है, इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन then please go to just visit my another channel, that is IELTS 9 only. So here you are at IELTS 9 हिंदी. So we are going to solve this reading. हम इस रीडिंग को सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है द क्लीपर रेसेस, और ये 25 मई 2024 को जो इंडिया में हुआ था एग्ज़ाम, उसकी रीडिंग है। अगर आप दूसरे कंट्री से हो, वहाँ कौन सी रीडिंग आई थी, प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करके कमेंट करके बताना, सो डैट मैं उस रीडिंग का भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो अभी इस रीडिंग में देखो छोटे छोटे पैराग्राफ्स जो हमेशा होते हैं, तो अब इस यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने सिर्फ टाइटल पढ़ा, टाइटल का मीनिंग समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जब आप इस रीडिंग को करेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप मीनिंग समझने लगे और इसको पढ़ने लगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये रेसेस मुझे समझ में आया, हो सकता है क्लीपर वर्ड सब लोगों ने ना सुना हो, कोई बात नहीं। हम अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमें मीनिंग नहीं समझना है, हमें चलना है, हमें अपने रीडिंग के आंसर्स चाहिए। तो पहला टाइप का यहाँ क्वेश्चंस है रीडिंग पैसेज का, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कंप्लीट द नोट्स बिलो मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। एंड ऑप्शन दिया है वन वर्ड ओनली, वन वर्ड ही चाहिए। मतलब अगर आप आगे पीछे ये द या फोर या अ लगा दोगे, इन लगा दोगे, तो ये 2 वर्ड्स में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो वन वर्ड ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये रीडिंग पैसेज 1 है, इसीलिए यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी पैसेज 1 में भी 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए कोई चिंता नहीं। अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, कैसे उसको फटाफट सॉल्व करना है। तो इस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? ऑफ कोर्स इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, इसका थोड़ा मीनिंग समझने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ ये मीनिंग समझेंगे, साथ साथ में हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, जैसे 17th एंड 18th, तो वहाँ पे 17th एंड 18th भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ये हमें ले जाएंगे लोकेशन पे। एंड उसके बाद है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात है कहीं पे। फिर जब हमें लोकेशन मिल जाएगी इन कीवर्ड्स की सहायता से, उसके बाद हमें नोट करना है अगर ये कंपनी कंपटीशन उनको बहुत था, उन्होंने बहुत सारा कंपटीशन फेस किया था, तो ट्रू होगा। और अगर उनके पास जब वो कंपनी काम कर रही थी, क्योंकि ये पुरानी बात है, तो कोई कंपटीशन नहीं था, वो इजीली अपना बिजनेस कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर बात ही नहीं हो रही होगी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी उसके पास वो कंपटीशन था उसको या नहीं था, तो ये नॉट गिवन हो जाएगा। तो अगला एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कीवर्ड मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है ये नॉट गिवन भी हो, कि इसकी लोकेशन ही ना मिले, इसको ढूंढने के लिए हमें 2-3 पैराग्राफ्स तक जाएं। तो अपने उस चीज़ से बचने के लिए सेकंड क्वेश्चन को भी पढ़ के चलो, हमारा टाइम बचेगा। बिफोर 1800 जहाँ पे लिखा होगा उसके ऊपर ही मतलब ये लोकेशन होनी चाहिए। कार्गो साइज ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन। ठीक है, अब ये 2-3 कीवर्ड्स लेके चलेंगे। अब सवाल ये है कहाँ से, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट पैराग्राफ से ही ढूंढना शुरू करेंगे। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना और अपने मार्क्स जो हैं अपने कॉपी में लिखते जाना। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, मुझे ये पहला ही मेरे को वर्ड मिल गया है, 17th एंड 18th सेंचुरी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी नज़र आ रही है। हैड द मोनोपोली ऑन ट्रेड विथ चाइना एंड इंडिया। ट्रेड मतलब उनका जो बिजनेस है, कंपनी फेस्ड मोनोपोली ऑन ट्रेड विथ चाइना एंड इंडिया। सो लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अभी नहीं मिला है। दिस मीन्ट, इस सेंटेंस का मतलब, दिस मीन डैट बिकॉज नो राइवल could legally import tea or other goods from these countries at this time. The company was rarely in a hurry to transport. Okay, तो हमें अगर आपको पता है लॉट ऑफ कंपटीशन का अपोजिट क्या है, ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा। फिर भी आप थोड़ा, मैं बताऊंगी, यहाँ तक आप पढ़ के, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ के आप आंसर को डिसाइड करो। अब मैं बताती हूँ, यहाँ लिखा है द कंपनी हैड द मोनोपोली। मोनोपोली वो होता है जिसमें कोई कंपटीशन ना हो, एक अकेला प्लेयर है मार्केट में, दैट इज़ मोनोपोली। तो यहाँ लिखा है कंपटीशन, तो ऑपोजिट हो गया ना। और फिर यहाँ पे भी लिखा, अगर ये समझ नहीं आया इसका मीनिंग, तो देखो, दिस मीन दैट बिकॉज नो राइवल कुड लीगली इम्पोर्ट टी और अदर। सो कोई जो राइवल अपोजिट पार्टी थी, कोई भी इम्पोर्ट नहीं कर सकता था टी और अदर गुड्स, तो इसको हम लगा देंगे फॉल्स। तो इसको मैंने लगाया फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिफोर 1800। अब 1800 बाय 1800 लिखा, इसका मतलब कि 1800
जो टाइम है बाय 1800, ठीक है। राइटिंग टास्क 1 में भी हम लिखते हैं ना बाय 2000 ईयर, मतलब उस ईयर में। तो बिफोर हमें ढूंढना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिफोर, ठीक है। 1800 इसका मतलब यही होगा, तो हमें यहाँ तक तो मिला था अपना फर्स्ट का। अब उसके बाद थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, हो सकता है हमारा आंसर यही हो। द कार्गो साइज वॉज इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, द कंपनी, ओके, इंस्टेड, ये तो हमने पढ़ लिया था। इंस्टेड इट्स प्रायोरिटी वॉज टू मिनिमाइज कॉस्ट बाय कैरिंग एज मच एज पॉसिबल ऑन ईच शिप। दैट मीन दैट इट्स शिप्स नोन एज इंडिया मैन वर enormous, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्लो। उनके जो शिप्स थे वो बहुत ही बड़े, स्ट्रॉन्ग एंड स्लो थे। तो यहाँ कार्गो साइज तो नहीं मिला, तो अब हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। उनकी प्रायोरिटी मतलब कार्गो साइज वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, इसका मतलब प्रायोरिटी हुआ। वॉज टू मिनिमाइज कॉस्ट, उनका था कॉस्ट को मिनिमाइज करना। बाय कैरिंग एज मच एज पॉसिबल ऑन ईच शिप, इट मीन्स कार्गो साइज की बात कर रहे हैं। तो ये आंसर हुआ हमारा ट्रू। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एट बेस्ट वॉयजेज ऑफ द ईस्ट इंडिया, वॉयजेस यू शुड अंडरस्टैंड, जो सी में जो जर्नी होती है उसको वॉयजेस बोलते हैं। ईस्ट इंडिया मैन टू चाइना, ये ईस्ट इंडिया मैन टू चाइना एंड बैक टुक नियरली 2 years टू कंप्लीट। अब वॉयजेस ढूंढ लेते हैं, चाइना ढूंढ लेते हैं, 2 years ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ अब वॉयजेस, अब ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। एट बेस्ट द एवरेज इंडिया मैन could carry 1200 tons of merchandise. The trading pattern for China भी आ गया। Usually meant East India man set sail from Britain in January, sailed around the Cape of Good Hope for the and at the southernmost tip of Africa and arrived in China. फिर से चाइना आ गया। तो हम लोग ईस्ट इंडिया मैन भी ढूंढ रहे हैं। ये देखो चाइना भी मिल गया है कि 1200 टन मर्चेंडाइज ले जा सकता था। द ट्रेडिंग पैटर्न फॉर चाइना टी यूजुअली मीन ईस्ट इंडिया सेट, ये ब्रिटेन से चलता था जनवरी में, एंड सेल्ड अराउंड केप ऑफ गुड होप एट द साउथ मोस्टर्न टिप ऑफ अफ्रीका पे पहुंचा। अराइव्ड इन चाइना इन सितंबर। तो 2 years कहाँ है वो भी देखना है। अराइव्ड इन, देयर वुड लोड अप ईयर्स टी हार्वेस्ट सेट ऑफ अगेन डिपेंडिंग ऑन द विंड एंड वेदर, aim to arrive back by the following September. So even with favorable sailing conditions, the round trip lasted, ये रहा 2 years भी मिल गया। वो कह रहा है even with favorable sailing conditions, the round trip lasted almost 2 years। और ये तो हमें मिल ही गया था। Voyages of East man to China and back took nearly 2 years to complete। देखो almost लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा हुआ ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन, बिफोर 1834 वॉयजेस टू एंड फ्रॉम चाइना वर कंसिडर्ड टू बी हाईली डेंजरस। ओके, तो ये हमने अभी पढ़ा, ये हाउएवर बाय 1834, इसका मतलब भी यही है कि 1834 में, मतलब उस ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हमें ढूंढना है बिफोर 1834, इसका मतलब इस पैराग्राफ में। ये देखो, ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, वॉयजेस टू एंड फ्रॉम चाइना वर कंसिडर्ड टू बी हाईली डेंजरस। तो पूरे पैराग्राफ में आप फिर से देखो इस पैराग्राफ को, कहीं पे हमें डेंजरस वाली कोई बात नहीं नज़र आई है। एंड इसको भी दिखा देती हूँ अगर आपको लगता है ऐसे, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये इस ईयर की बात कर रहे हैं। द कंपनी हैड लॉस्ट इट्स ट्रेडिंग मोनोपलीज एंड टी हैड बिकम ए फ्रीली ट्रेडेड आइटम हैविंग नो मोर यूज फॉर। देखो ढूंढो अगर कहीं डेंजरस पॉइजनस कुछ मिल रहा हो, और इसमें भी देख लो, तो इसमें नहीं है, तो मतलब ये आंसर अपना हो गया नॉट गिवन। फिफ्थ नंबर है आफ्टर 1834। देखो साथ साथ में करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। द शिप्स विच हैड सर्व द ईस्ट इंडिया कंपनी, शिप्स की बात हो रही है। कंपनी स्टॉप्ड बीइंग यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पजेज। आफ्टर 1834 द शिप्स विच हैड सर्व द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये सेंटेंस को समझो, सेंटेंस में पोर्शन है अलग। आफ्टर दिस द शिप्स, अब शिप्स की क्वालिटी बताई कौन से, विच हैड सर्व द ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद यहाँ शुरू हो रहा है स्टॉप्ड बीइंग यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पजेज, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि वो शिप जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया वो स्टॉप कर दिया उन्होंने कमर्शियल पर्पजेज के लिए यूज़ होना उनको। तो अगर ये कमर्शियल पर्पजेज के लिए यूज़ हो रहे होंगे तो ट्रू होगा, और अगर कमर्शियल पर्पजेज के लिए यूज़ नहीं हो रहा होगा तो फॉल्स हो जाएगा। और अगर कोई बात ही नहीं है कि शिप्स का क्या हुआ 1834 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये देखो यहाँ पे बंद कर दिया ना अपना बिजनेस, तो वो फिर नॉट गिवन हो जाएगा।
अच्छा, कंपनी हैड लॉस्ट इज ट्रेडिंग मोनोपलीज, द टी हैड बिकम फ्रीली ट्रेडेड दैम, हैविंग नो मोर शिप्स, ये मिल गए अपने को, हैविंग नो मोर यूज फॉर इट्स ग्रेट शिप्स, द कंपनी सोल्ड दैम ऑफ, कंपनी ने सोल्ड कर दिया, एंड मैनी वर ब्रॉट बाय मर्चेंट्स और देयर कैप्टन्स हु कंटिन्यू टू प्लॉग द सीज बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना। मतलब अगर ध्यान से पढ़ो, मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखाती हूँ। तो यहाँ वो बोल रहा है कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर डेफिनेटली समझ में आएगा कि वो शिप्स अभी उस कंपनी का पार्ट नहीं है, कंपनी ने सेल कर दिया, लेकिन बहुत सारे शिप्स मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन और कैप्टन्स ने खरीदे, जो कंटिन्यू किया प्लग द सीज, मतलब उनकी वॉयजेस चली बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना। वो क्या कर रहे थे, बिजनेस ही कर रहे थे, तो मतलब कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए तो था, तो हम ट्रू लगाएंगे। सिक्स क्वेश्चन है, इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, इन द 19th सेंचुरी वर्ड ढूंढेंगे, ब्रिटिश ड्रिंकर्स प्रेफर टी मेड फ्रॉम मैच्योर लीव्स टू डैट फ्रॉम यंगर लीव्स। ओके, 19th सेंचुरी ढूंढना है लोकेशन के लिए, फिर उसके बाद देखना कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो टी कौन सी प्रेफर करते थे, जो मैच्योर्ड लीव्स से बनती थी या वो प्रेफर करते थे मैच्योर्ड लीव्स टू डैट मेड फ्रॉम यंगर जो ताज़ी पत्तियां जो होती हैं ना, और अगर वो यंग पत्तियों को प्रेफर करते थे एज़ कम्पेयर टू मैच्योर लीव्स, देन ये फॉल्स होगा। और अगर ये मैच्योर लीव्स मतलब ओल्ड लीव्स, पुरानी लीव्स कुछ लिखा हो सकता है, एज़ कम्पेयर टू यंगर लीव्स, देन ट्रू हो सकता है। और अगर बात ही नहीं हो रही कि ये ड्रिंकर्स क्या प्रेफर करते थे, ये या ये कौन सी लीव, तो फिर नॉट गिवन हो जाएगा। अब अच्छा, हमने यहाँ बट नाउ टी कुड बी फ्रीली, लीव्स को ढूंढ लेते हैं अगर कहीं मिले तो। दिस वॉज पार्टली बिकॉज, एक बार ये देख ले, इफ़ योर होम वर फर्स्ट यू कुड सेल योर शिपमेंट ऑफ टी बिफोर योर कॉम्पिटिटर्स इवन अराइव, पार्टली बिकॉज कंज्यूमर्स इन ब्रिटेन 19th सेंचुरी। तो ये हमारा लोकेशन आ गया, कंज्यूमर्स मीन्स वही जो ब्रिटिश ड्रिंकर्स हैं। देखो ये कंज्यूमर्स इन ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी बिलीव दैट फ्रेशर एंड अर्लियर पिक द टी, ये देखो यंगर लीव्स मीन्स फ्रेशर एंड अर्लियर पिक द टी, द बेटर द रिजल्टिंग ड्रिंक। सो टी ट्रेडर्स नाउ नीडेड फास्टर स्लीकर शिप्स टू ब्रिंग देयर प्रीशियस कार्गो बैक। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश ड्रिंकर्स किसको प्रेफर कर रहे हैं, फ्रेशर एंड अर्लियर पिक द टी, तो ये फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना, फिर ये उल्टा बात बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन बोल रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करने वाले हैं, सेकंड